समस्या तो हर रोज खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर रोज खड़ी है, जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए युवा जोश और सोच के साथ आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। तो आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या था एनसीएफ 2005, यह कैसे तैयार हुआ, क्या जरूरत थी इसे तैयार करने की, इसके क्या सुझाव थे, इसके क्या उद्देश्य थे और इसके आने से हमारे पाठचर्या में क्या क्या बदलाव आए, इनकी जानकारी आज इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें। तो आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या योजना 2005 पर। तो सर्वप्रथम कुछ तारीखें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 2004 में जब एनडीए की सरकार खत्म हो गई, तब 2004 में यूपीए की सरकार का पुनः सत्ता में आगमन हुआ, अर्थात कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सरकार जब आती है तो दूसरी सरकार की हमेशा बुराई करती है, हमेशा कोई ना कोई कमी खोजती है। तो इन्होंने ये कहा, यूपीए सरकार जब सत्ता में आई 2004 में, तो इन्होंने कहा कि जो एनडीए सरकार ने 2000 ईस्वी में तैयार किया था पाठचर्या, जो कैरिकुलम तैयार किया था, वो भेदभाव जाति पर आधारित था। ठीक है, वो धर्म जातिवाद से संबंधित था। हम ऐसी पाठचर्या तैयार करना चाहते हैं जो धर्म जाति लिंग संप्रदाय इन सबसे परे हो, इन सब का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। और वैसे भी सन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें यह बात कही गई थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें यह बात कही गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो पाठचर्या बनाई जाएगी उसका पुनर्निरीक्षण होगा, फिर से परमिशन होगा, परसीमन जो भी होगा वो किया जाएगा। तो उसी हिसाब से तो 2000 में तो बना ही था एनडीए सरकार ने, तो 2005 आ ही गया, तो फिर से एक नई शिक्षा क्या कहते हैं, शिक्षा में पाठचर्या तैयार करने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में और प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशक में एक क्या कहते हैं समिति तैयार की गई, जिसे राष्ट्रीय संचालन समिति कहते हैं। तो राष्ट्रीय संचालन समिति ने क्या किया, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने बैठक ली एनसीईआरटी की। यह जो बैठक चली यह 14 जुलाई से 19 जुलाई अर्थात 6 दिन। यह बैठक 6 दिन 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली और इन 6 दिनों में एक प्रस्ताव तैयार हुआ एनसीएफ 2005 के लिए। उसके बाद 7 सितंबर 2005 को सीएबी में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। आइए जानते हैं कि सीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएबी जो है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अर्थात केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार जो होता है उसमें यह चर्चा के बाद पारित कर दिया गया 7 सितंबर 2005 को। अब जब यह पारित किया गया, इसके सिर्फ मेन 2 ही उद्देश्य थे। क्या? पहला इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को तथा दूसरा था कंप्यूटर साक्षरता को लाना, क्योंकि 2005 में कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे प्रयोग होने लगा था, शुरुआत हो चला था। तो पहले की जो शिक्षा थी तो बिना कंप्यूटर की थी, जो भी पाठचर्या बनाई गई थी बिना कंप्यूटर की, लेकिन अब तकनीक आ रही थी, अब क्या कहते हैं बहुत सारी संचार तकनीकों में बदलाव हो रहा था, आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए एक पाठचर्या में सुधार की आवश्यकता हुई और इसीलिए एनसीएफ 2005 का गठन किया गया। ठीक है, मैंने बता ही दिया है कि इसके निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे और अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात छूट जाती है कि इसका अर्थात एनसीएफ 2005 का ये जो नियम कानून लिया गया है, ये जो प्रावधान बनाया गया है, इसके प्रणेता कौन थे, यथार्थ ये विचार आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो विचार आया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता व प्रगति
रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है सभ्यता व प्रगति, सॉरी पुस्तक नहीं निबंध है, तो उनके सभ्यता व प्रगति नामक निबंध से ये एनसीएफ 2005 का विचार लिया गया है। और उसमें निबंध में यही कहा गया है कि जो भी बालक है उसके रचनात्मक जो प्रवृत्तियां हैं उनको दबाया न जाए। जैसे बालक बनना चाहता है डॉक्टर और पिता बनाना चाहते हैं इंजीनियर, तो उनको दबाया न जाए, उनकी जो रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको और बढ़ाया जाए, उन्हें निखारा जाए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय थे और क्या क्या थे। तो एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय थे। पांचों अध्यायों के नाम देख लेते हैं। पहला था परिपेक्ष, अर्थात एनसीएफ 2005 किस लिए बनाया जा रहा है इसकी सब जानकारी इसमें। दूसरा सीखना व ज्ञान, सीखना है कैसे, ज्ञान कैसे लेना है देना है, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। तीसरा पाठचर्या के क्षेत्र, पाठचर्या जो है उसका दायरा कितना होना चाहिए, किनके लिए होना चाहिए, इनकी जानकारी थी। स्कूल की अवस्था व आकलन, विद्यालय का क्या स्टेज होना चाहिए, विद्यालय किस हाल होना चाहिए, कितने जरूरी सामान होना चाहिए, इन सब की व्यवस्था उसमें बताई गई थी। वो उनका आकलन, समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण की बात उसमें की गई थी। उसके बाद है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं विद्यालय व कक्षा के वातावरण के बारे में बताया गया होगा उसमें। उसके बाद व्यवस्था का सुधार, उसमें क्या क्या आवश्यक सुधार हो सकते हैं उनके लिए उसमें सुझाव दिया गया था। ये 5 अध्याय ही मिलकर एनसीएफ 2005 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 इसके क्या क्या सुझाव थे। एनसीएफ 2005 के क्या क्या सुझाव थे, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ तो ये अपना सुझाव भी कुछ दिया होगा। ठीक, एनसीएफ 2005 के सुझाव, तो ये एनसीएफ 2005 के सुझाव हैं। ठीक है, जिनमें पहला है सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर, अर्थात सतत मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सतत मूल्यांकन वो होता है जो पढ़ाई के बीच बीच चलता होता है। जैसे अध्यापक परीक्षा पढ़ा रहा है, बीच में खड़ा कर पूछ दिया चलो बताओ ये क्या होता है, तो वो सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन होता रहता है। ठीक, और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि साल भर के अंत में या सेमेस्टर में परीक्षा होती है तो वो व्यापक मूल्यांकन कराती है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद खेल को महत्व, इसने कहा कि जैसे मानसिक विकास करना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही लोगों को देखा होगा आपने, बल्कि मुझे ही देख लीजिए कि आपका मानसिक विकास होगा लेकिन आपका शारीरिक विकास नहीं होगा, आपका जो शरीर हट्टा कट्टा नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, खेल से होगा। मैंने खुद खेल नहीं खेला आज तक कोई, मैं खुद बात बता रहा हूँ। तो आप खेल को महत्व देने की बात इसमें की गई थी एनसीएफ 2005 में। आगे आते हैं वास्तविक जीवन से जुड़ाव, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो सिर्फ रटन तो नहीं होती है कि आपने पढ़ लिया कि हाँ पंखा दाएं से बाएं घूमता है या जो भी है, तो उसका आप वास्तविक जीवन में प्रयोग करिए तब आपका ज्ञान सार्थक है। जैसे आपने पढ़ा 2 + 2 = 4, ठीक, 2 + 2 = 4 आपने पढ़ लिया, तो आप इसे दूसरे को पढ़ाने में सक्षम होइए, उसको व्यावहारिक जीवन में लाइए। आप किसी को 2 रुपये दे रहे हैं और वो भी आपको 2 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास कितना रुपया बचा, तो आपके पास 2 रुपये बचा। इस सिद्धांत को अपनाइए। ठीक है, सिर्फ रटने का काम नहीं होगा, गणित को व्यावहारिक जीवन में लाइए, लाभ हानि बट्टा जानिए। ठीक है, उसके बाद आता है मुक्त वातावरण में सीखने पर जोर। जो मुक्त वातावरण है अर्थात कभी भी किसी को नियंत्रित परिस्थितियों में नहीं सिखाया जा सकता। हम आपको सिखा दिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया एसी वाले क्लास में आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक, अब हमने छुट्टी किया, अब बाहर गर्मी है, अब बाहर गए गर्मी में झुलस गए, बुखार हो गया, उल्टी हो गया, जो सारी बीमारियां हो गई। ठीक है, तो क्या है, मुक्त वातावरण नहीं है, खुला वातावरण। कोई भी नियंत्रित वातावरण या मानव नियमित वातावरण नहीं होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए जिसमें कि बालक सीख सके। इसका समर्थन रूसो भी करता है, वो कहता है कि बालक को स्वतंत्र रूप से घूमने दो। ठीक है, तो वही बात है, इसमें कहा गया कि मुक्त वातावरण में सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षण सूत्र में इसमें 2 शिक्षण सूत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्या, ज्ञात से अज्ञात व मूर्त से अमूर्त। तो ज्ञात से अज्ञात मतलब है जैसे कि अगर बच्चे को पता है कि 2 + 2 = 4, बच्चे को ये पता है लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, ये बच्चे को नहीं पता है,
तो पहले जो जानकारी पता है उसके बारे में बताया जाए, उसके बाद जो जानकारी नहीं पता है उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, उसके बाद है मूर्त से अमूर्त। मूर्त अर्थात जो दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पंखा पढ़ाना है तो हम पहले क्या बनाएंगे? मूर्त। ठीक है, पहले हम पंखा बना देंगे। ठीक है, मूर्त जो दिखाई दे, उसके बाद हम बताएंगे कि पंखे के अंदर एक कॉइल होती है जो कॉपर की होती है, उसके बाद एक एल्युमिनियम की होती है, एल्युमिनियम वाला जल्दी जल जाता है, ये सब बताएंगे उसके बाद, क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रही है। तो मूर्त से अमूर्त की बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अभिभावकों को परामर्श। अभिभावकों को परामर्श से आशा है कि जैसे कुछ अभिभावक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आशा रख लेते हैं अपने बच्चों से। जैसे कोई अभिभावक है, मैंने खुद परसों देखा है, एक अभिभावक कहते हुए अपने बच्चे को जब बीएड का रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने समय तो 80% लाया था, तुम्हारा कहाँ 65% है। तो क्या अपने से आशा रखते हैं कि हमारा बालक भी वैसा करे? वो ऐसे ऐसा न रखे। उनके समय बीएड 1 साल का था, अब बीएड 2 साल का हो गया है, तो अंतर होता है, स्थिति परिस्थिति में अंतर होता है। जैसे पिताजी सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी ये कार्य कर ले, वो अभी कार्य करने में सक्षम ही नहीं है, तो अभी वो कार्य कैसे कर सकता है? अभी कक्षा 12 में ही है और वो सीवी की तैयारी करने लगे, वो 12 पास करके तुरंत अब बस डीएम बन ही जाए 12 बीए करके, तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। बैचलर की डिग्री लेगा, वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद तैयारी करेगा तो होगा, लेकिन वो आशा रखेंगे कि बस ग्रेजुएशन हो और वो डीएम बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसी बात से की गई थी कि अभिभावकों को परामर्श, बच्चों से ज़्यादा आशा न करें। ठीक, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने को प्रोत्साहन न दें। इसमें यह भी सुझाव में कहा गया कि रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की बात न की जाए, जिससे कि बालक प्रेशर में होते हैं कि हमें इनका रिकॉर्ड तोड़ना है, उन्होंने 10 सेकंड सांस रोका है तो मुझे 12 सेकंड सांस रोकना है, प्रेशर होता है, इसमें हानि जरूर होती है, ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद शिक्षा स्तरानुसार हो, अर्थात जो जिस स्तर का है उसे उस स्तर की शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है जैसा पहले क्या होता था कि शिक्षकों की कमी थी, तो शिक्षक क्या करता था कि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 ये तीनों कक्षा को बैठा के एक साथ अंग्रेजी पढ़ाता था। तो ऐसा संभव नहीं है ना, जो आप कक्षा 6 को पढ़ाएंगे कक्षा 8 में पढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो कक्षा 8 में पढ़ाएंगे वो 6 को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबका स्तर जो है वो अलग अलग है। उसके बाद आते हैं मोटी किताबें अनुपयुक्त। मोटी किताबें अनुपयुक्त से आशय है कि जो मोटी मोटी किताबें आती हैं वे बेकार है। आप सार पढ़ाइए, छोटा पढ़ाइए, फैक्ट पढ़ाइए। ठीक, उसके बाद कहा गया रोजगार परक शिक्षा। शिक्षा जो हो वो रोजगार परक हो, क्योंकि सभी लोग शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, आप सभी जानते हो, किसी बात की छिपी नहीं है कि शिक्षा जो है ये सब लोग क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि सबको अपना सर्वांगीण विकास करना है, वो तो सही बात है, लेकिन सबको ये भी चाहिए, लक्ष्मी जी। तो रोजगार परक शिक्षा, रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव। अच्छे विद्यार्थी धारणा में बदलाव का अर्थ है कि विद्यार्थी अच्छा वही है जो तर्क करे, बहस करे कक्षा में टीचर से कि ये नहीं ये होगा, वो अपना मत दे, टीचर अपना मत दे, अंतिम में जो भी मत आए उसे वे मान ले। तो जो तर्क पे आधारित बहस होती है वो कभी भूली नहीं जाती है, इसीलिए तर्क को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक, उसके बाद मातृभाषा को प्राथमिकता, अर्थात जो बालक होता है वो मातृभाषा में कैसे अपना उत्तर देता है, उसको अध्यापक कभी कभी क्या करते हैं कि निगलेक्ट करते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज नाउन, कोई बच्चा अगर बोल दिया कि सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन किसी अगर हिंदी में परिभाषा बता दी तो वो बेकार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मातृभाषा उसकी हिंदी है तो आप हिंदी की भाषा को भी ग्रहण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। इसकी बात इसमें की गई है कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा हिंदी में बता रहा है या उसकी जो भी मातृभाषा है, बांग्ला, फारसी, जो भी, उसमें अगर बता रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के क्या उद्देश्य थे, किस लिए ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य में आइए देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध होना। ठीक है, अर्थात इसका मतलब है कि एनसीएफ 2005 का नाम था कि जो विषय हैं एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं तो उस गणित के कुछ भागों का समावेश भौतिक विज्ञान होना चाहिए, उस भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें रसायन विज्ञान होना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें मिलती रहनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद इनका क्या नाम था कि शिक्षा को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना।
क्योंकि शिक्षा जो है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो सिर्फ अगर मैंने बताया ना कि रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, उसे आप बाहरी जीवन से जोड़िए। क्योंकि शिक्षा से ये नहीं है कि आप कक्षा के टॉपर हैं और आपको किसी से बात करनी तो उसकी आपकी तमीज़ ही नहीं है, तो वो नहीं। शिक्षा का मतलब है कि आपको सभी आदतों में बदलाव करना, आपका संपूर्ण विकास करना, ठीक है, यही इसका का नाम है। उसके बाद तीसरा आता है उद्देश्य सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास करना। क्योंकि बालक का और बालक के साथ मनुष्य का ही कर सकते हैं, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास बहुत ही जरूरी है। सांस्कृतिक मतलब कोई बड़ा आया उसका पैर छूना, आशीर्वाद लेना। आध्यात्मिक मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नेता ऑफिसर जो हैं वो संतों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके पास तो ज्ञान है, पदवी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उनके पास। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। और वो कैसे मिलेगा? वो सदाचरण से मिलेगा, सही आचरण से मिलेगा, सही व्यवहार से मिलेगा। और सही व्यवहार कैसे होगा? जब तक हम सही ढंग से अध्ययन न करें तब तक ये संभव नहीं है, ठीक है। चौथा उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए। इसका क्या नाम था कि जो परीक्षा प्रणाली है बहुत ही कठिन तरीके से ली जा रही है परीक्षा बच्चों की, इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर, वो तो मैंने बता ही दिया है आपको सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद आता है इनका छठवां उद्देश्य नवीन सोच, तर्क व ज्ञान का विकास, अर्थात जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे बालकों का परिचय होना। उसके बाद तर्क शक्ति का बढ़ावा करना, ये सब उसके उद्देश्य थे। और सबसे अंत में सातवां उद्देश्य आता है स्वज्ञान हेतु बालक समर्थ हो सके, इसके लिए आर्थिक जातीय पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना। क्योंकि जब तक बालक की अर्थव्यवस्था, उसकी जातीय पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होगी तब तक बालक का स्वज्ञान नहीं बढ़ सकेगा। बालक उसी फंसा रहेगा, घर आएगा, अगर कुम्हार का बेटा है तो क्या कहते घड़ा बनाने में व्यस्त रहेगा, ठीक है, तो उसे स्वज्ञान का मौका नहीं मिलेगा। और स्वज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब तक स्व अध्ययन न हो। तो इसलिए बालक को स्वज्ञान हेतु समर्थ बनाने के लिए जाति पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने का भी उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम एनसीएफ 2005 की समस्या। एनसीएफ 2005 की समस्या हम देखते हैं। हमारी समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन एनसीएफ 2005 की जो देन है उसके आगे इसकी समस्याएं बहुत ही छोटी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 समस्या में सबसे पहली समस्या थी समाज की आकांक्षा। एनसीएफ 2005 के में सबसे बड़ा रोड़ा समाज की आकांक्षा बनी थी। क्योंकि मैंने बताया ही कि जो भी अभिभावक होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा अच्छा करे, टॉप करे, हमेशा ऊंचा पे रहे, तो ये गलत है। हमेशा आपकी आकांक्षाएं पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद है शिक्षक की समस्या। क्योंकि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की कमी थी, तो जो एनसीएफ 2005 की गुणवत्ता बनाई गई थी वो गुणवत्ता नहीं मिल पा रही थी, वो उद्देश्य नहीं पूरे हो पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद है भाषा की समस्या। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, वो हिंदी भाषी छात्र है, तो सीबीएसई मैनेज नहीं कर पाएगा, तो भाषा वहाँ पे समस्या बन रही थी। उसके बाद है धन संबंधी समस्या। किसी भी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए धन भी इसमें रोड़ा बन रहा था, ठीक है। उसके बाद रखा है एनसीएफ 2005 में संसाधनों का अभाव। ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं रहेंगे पर्याप्त मात्रा में तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो इसी तरह एनसीएफ 2005 के पूर्ण रूप से बाधा जो बन रही थी वो सबसे बड़ी संसाधन का अभाव व धन की समस्या ही थी। इसी के साथ आपका एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या योजना 2005 जो बनी हुई थी ये समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।